हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आरज़ू अगर की आपने बात चैनल को अभी सुनकर तक तारिणी जी सब्सक्राइब नहीं और किया मन्नत दोनों तो ही प्लीज़ मुस्कुराते चैनल हुए को उसे देखने सब्सक्राइब लगी। करें। तारिणी जी ने आरज़ू के सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, जाओ, जाकर जल्दी तैयार हो जाओ, वरना तुम आज भी देरी से जाओगी और आज भी तुम्हें डांट पड़ेगी। उनकी बात सुनकर आरज़ू ने मुंह बनाया और बोली, हाँ हाँ, आप भी मेरा मजाक बना लीजिए। तारिणी जी अपनी कमर पर अपना हाथ रख कर बोली, तो और अब हम तुम्हें क्या कहें, न जाने तुम्हें इतनी नींद क्यों आती है। पूरी रात सोने के बाद भी सुबह तुमसे उठा ही नहीं जाता। लगता है पूरी रात किसी के ख्यालों में खोई रहती हो और फिर काम के लिए लेट हो जाती हो। ऐसे में तुम्हें डांट ना पड़े तो क्या हो। आरजू मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन आज मैं डांट बिल्कुल नहीं खाऊंगी, आज मैं बिल्कुल टाइम पर जाऊंगी। बोलते हुए वो सीधा अपने कमरे में चली गई। तारिणी जी ने मन्नत की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना कर लाती हूँ। मन्नत ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर उस कमरे की तरफ देखा जहाँ आरजू गई थी। उसके बाद उसने किचन में खड़ी तारिणी जी को देखा, जो उसके लिए कुछ खाने का बना रही थी। अपने पेट पर अपना हाथ रख कर वो अपनी जगह से उठी और आरजू के कमरे की तरफ गई। आरजू कबर्ड में से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी कि मन्नत जाकर बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हो गई। उसने आरजू के कंधे पर अपना हाथ रखा तो आरजू झट से उसकी तरफ घूमी और उसके गले से लगकर रोने लगी। मन्नत की आंखों में से भी आंसू बह गए थे। दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी और दोनों ही एक दूसरे को हिम्मत दे रही थी। थक गई थी दोनों खुश होने का नाटक करते करते, इसलिए बस अकेले में एक दूसरे के गले लग लग कर रो लेती थी। आंसुओं और उनका तो पुराना रिश्ता था, इसलिए अब वो इस रिश्ते से किसी और को तकलीफ नहीं देती थी। खुद ही रोती और खुद ही अपने आंसुओं को समेट लेती थी। आरजू मन्नत के सीने से अलग हुई और अपने आंसू पोंछकर फिर मन्नत के आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने कितनी बार कहा है दीदी आपसे कि आप बिल्कुल नहीं रोएंगी, लेकिन आप मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। जब मेरा पांडा आएगा ना, तो देखना मैं उससे आपको कैसे डांट लगवाऊंगी। मन्नत फीका सा मुस्कुराई और बोली, हाँ, शायद इसी डांट के लिए मैं जिंदा हूँ, वरना कब की खत्म। वो बोल ही रही थी कि आरजू ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और अपना सर ना में हिलाया। मन्नत की आंखों से आंसू एक बार फिर से बह निकले। आरजू उसे लेकर बेड के पास आई और उसे बेड पर बिठाकर खुद नीचे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। मन्नत की आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे और वो आंसू आरजू अपने हाथों से साफ कर रही थी। 6 महीने पहले जब मन्नत उस पहाड़ी पर पहुंची, वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बदनसीब दिन था। जिस दिन उसने अपना सब कुछ खो दिया था, सबसे अनमोल चीज़ पाई थी अपना सब कुछ हार कर। जब मन्नत ने उस पहाड़ी से नीचे खाई में छलांग लगाई तो वहाँ पर एक नदी थी जो बहुत तेज़ी से बहती थी। खाई में गिरने की बजाय मन्नत उस नदी में जा गिरी। पत्थर पर गिरने की वजह से उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। वो बेहोशी की हालत में पानी में बहती हुई किनारे पर पहुंची तो न जाने कितने ही दिन वो यूं ही वहीं पर बेहोश पड़ी रही। उस दिन के करीबन 2-3 दिन बाद एक आदमी की नज़र उस पर गई। एक लड़की को इस तरह से किनारे पर बेहोश देखकर उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई। वो आदमी तकरीबन 60 साल का था। वो जल्दी से मन्नत के पास आया और उसे देखने लगा। मन्नत की नब्ज़ चल रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे, जैसे जीने की ख्वाहिश टूट चुकी हो। सिर से खून बहकर सूख चुका था। ना जाने इतना कुछ होने के बाद भी वो जिंदा कैसे रह गई। उस आदमी ने जल्दी से मन्नत को वहाँ से उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। करीबन 15 दिन बाद मन्नत कोमा में रही। उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट थी, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दिनों में ही उस आदमी को बता दिया था कि पेशेंट प्रेग्नेंट है।
मन्नत के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर उस आदमी को और भी ज़्यादा बड़ा झटका लगा। एक प्रेग्नेंट औरत अगर इस हालत में मिलेगी तो कोई भी आदमी परेशान हो जाए। लेकिन तब उसकी बीवी तारिणी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसका साथ दिया। जब एक दिन बाद मन्नत को होश आया तो होश आते ही उसकी आंखों के सामने वो पल घूम रहे थे जब उसने अर्जुन को अलीशा के साथ देखा था। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे। उसने जब खुद को हॉस्पिटल में महसूस किया तो जल्दी से वहाँ से खड़ी हुई। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से जाने लगी। तभी एक नर्स अंदर आई और उसके हाथ को पकड़कर उसे वापस बेड पर ले आई। उसने मन्नत के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे देखते हुए बोली, आपको अब अपना ध्यान रखना चाहिए। आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आप इस तरह से करेंगी तो आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। आपकी हालत पहले ही ठीक नहीं। प्रेगनेंसी की बात सुनकर मन्नत के होश उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। उसे पता भी नहीं था वो कहाँ है, किसके साथ है, कौन उसे अस्पताल लेकर आया। बस उसे पता था तो ये कि जब दुनिया हमें लूटती है तो तकलीफ़ होती है, लेकिन जब हमारी ही मोहब्बत हमें लूटती है तो तकलीफ़ की भी इंतहा होती है। उसने नर्स का हाथ अपने कंधे से हटाया और अपनी जगह से उठकर बोली, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे जाना है, मुझे नहीं जीना। बोलते हुए ही वो दरवाजे तक आ गई थी, लेकिन दरवाजे पर तारिणी जी और मनोहर जी सामने आए। उन दोनों के सामने आने पर अभी मन्नत उन्हें देख ही रही थी कि तारिणी जी उसे देखते हुए बोली, खुद की ज़िंदगी तो ख़त्म कर लोगी अपने ही हाथों, अपने बच्चे की ज़िंदगी भी ख़त्म कर सकती हो क्या? एक माँ में इतनी हिम्मत नहीं होती, क्या तुम में इतनी हिम्मत है? उनकी बात सुनकर मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। तारिणी जी ने उसके आंसुओं को साफ किया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी कि भगवान ने तुम्हें एक ज़िंदगी दी है, उसे छीनने का हक तुम्हारा नहीं है। उनकी बात सुनकर मन्नत झट से उनके गले लग गई। दरवाज़ा नॉक हुआ तो मन्नत और आरजू दोनों ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां तारिणी जी अपने हाथों में ट्रे लेकर खड़ी थी। आरजू जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और उनकी तरफ गई। उन्हें देखते हुए बोली, आप ये सब क्यों करती हैं? आप मुझे बुला लेती या फिर लता को। अरे वो तो न जाने कौन से ख्यालों में खोई रहती है, उसके इंतज़ार में रहती तो और भी ज़्यादा देर हो जाती, और मैं तुम दोनों को भूखी नहीं रख सकती। बोलते हुए उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। आरजू ने उन्हें बेड पर बिठाया और ट्रे में से एक बाउल उठाकर खीर उन्हें खिलाते हुए बोली, आप हमारा ख्याल तो रखती रहेंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं हूं ना इनका ख्याल रखने के लिए। आरजू ने पीछे पलट कर देखा तो मनोहर जी खड़े थे, जिनके चेहरे पर उनकी चित्त परिचित मुस्कुराहट थी। उनकी बात सुनकर तारिणी जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मनोहर जी अंदर आए और आरजू के हाथों से खीर का बाउल लेकर तारिणी जी को खिलाते हुए बोले, मैं हूं ना पूरी ज़िंदगी इनका ख्याल रखने के लिए। मन्नत और आरजू उन दोनों की तरफ देख रही थी और दोनों की ही आंखों में नमी थी। जैसे ही तारिणी जी की नज़र उन दोनों पर गई तो उन्होंने मनोहर जी को गुस्से से घूर कर देखा। मनोहर जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से खीर का बाउल मन्नत की तरफ कर दिया और उन्हें खिलाते हुए बोले, इस बुढ़िया का ख्याल तो मैंने पूरे 25 साल रख लिया, अब मैं तुम दोनों का ख्याल रखूँगा। उन्हें यूं पल भर में बदलते देख आरजू और मन्नत दोनों ही मुस्कुरा रही थी। तभी आरजू का फ़ोन बजा। फ़ोन पर होटल लिखा आ रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और बात करते करते बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो वापस रूम के अंदर आई और सब की तरफ देखते हुए बोली, मुझे जल्दी जाना है, आज स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए उनको मेरी ज़रूरत है। बोलते हुए ही उसने अपने कपड़े कबर्ड में से निकाले
और वॉशरूम में चली गई। मन्नत और तारिणी जी के साथ मनोहर उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में शेखावत मेंशन अति डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी जसन आया और उसके हाथ रुक गए। वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन जसन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अति ने कुछ नहीं कहा, बस एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए वहीं पर खड़ी रही। जसन उसे देखते हुए बोला, कब तक नाराज रहोगी बेबी डॉल? अभी भी अति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जसन उसके सामने आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ बेबी डॉल, लेकिन तुम्हारी नाराज़गी नहीं। 6 महीने से तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। प्लीज़ अब तो नाराज़गी छोड़ दो। तुम्हारी ये नाराज़गी मेरी जान ले रही है। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। तुमने कहा था मुझे तक्षक को सब कुछ बताने के लिए, लेकिन उस वक्त मुझे हालात सही नहीं लगे। आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी एंजल को ढूंढ कर ले आऊँगा। एक बार एंजल आ गई तो तक्षक भी वापस आ जाएगा। उसकी बात सुनते हुए अब अति ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बेहद लाल थी, जैसे वो रोना चाहती हो, लेकिन अपनी आंखों से आंसुओं को बहने की इजाज़त न दे रही हो। जसन उसे यूं देखकर बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसका दिल कांप रहा था। सिर्फ वही जानता था कि 6 महीने से अपनी बेबी डॉल को इस तरह से गुमसुम देखकर उस पर क्या बीत रही है। जब से आरजू शेखावत मैंसन से गई थी, तब से ही तक्षक भी शेखावत मैंसन से जा चुका था। ना वो सिर्फ शेखावत मैंसन से गया था, बल्कि जसन और शेखावत इंडस्ट्रीज़ और मैंसन से जुड़ी हर एक चीज़ को उसने छोड़ दिया था। जसन की आंखों में नमी आ गई। अति ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और बोला, जिस दिन एंजल और तक्षक इस घर में वापस आ जाएंगे, उस दिन आपकी बेबी डॉल भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। तब तक आई एम सॉरी। बोलते हुए उसका गला भर गया और वो जल्दी से वहाँ से चली गई। एक मीटिंग हॉल, जहाँ काफ़ी सारे बिजनेसमैन बैठे थे। बस वहाँ सिर्फ 2 लोगों का इंतज़ार हो रहा था, एक अर्जुन सिंह ठाकुर और दूसरा तक्षक सिंह शेखावत। तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और अर्जुन अंदर आया। वो आकर हेड चेयर पर बैठ गया। उसकी नज़र सामने दूसरी हेड चेयर पर गई, जिस पर फिलहाल कोई नहीं बैठा था। उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो बाकी सब की तरफ देखकर बोला, अगर किसी को वक्त की वैल्यू नहीं तो मुझे नहीं लगता हम लोगों को उसे वैल्यू देने की ज़रूरत है। मीटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। उसी वक्त मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और तक्षक अंदर आया। अर्जुन ने गुस्से से उसे देखा। तक्षक का चेहरा भी एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वो जाकर दूसरी हेड चेयर पर बैठा और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, लोग खुद कभी किसी चीज़ को वैल्यू देना सीखे नहीं और सामने वाले को सीखने के लिए बड़े बेसब्र होते हैं। उफ, ऐसे लोग कितनी गलतफहमी में होते हैं। बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। बाकी सब बिजनेसमैन उन दोनों को देख रहे थे। सबने उन दोनों की दोस्ती के बारे में सुना था, लेकिन पिछले 6 महीने से उनके बीच की चल रही रंजिश के बारे में भी बहुत बातें लोग सुन चुके थे। और अब उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे से टकराते हुए देखना उन लोगों के लिए नॉर्मल हो चुका था। वहाँ खड़ी एक लड़की अर्जुन और तक्षक दोनों की तरफ देखते हुए बोली, सर, अब हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? अर्जुन और तक्षक दोनों ही एक दूसरे को गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे। दोनों की तरफ से ही कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दोनों ने ही अपने हाथ से मीटिंग स्टार्ट करने का इशारा कर दिया था। उस लड़की ने एक गहरी सांस ली और फिर प्रोजेक्टर स्टार्ट किया। वहाँ पर एक लोकेशन की कुछ तस्वीरें चल रही थी। तक्षक और अर्जुन दोनों ही प्रोजेक्ट की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे थे और फिर बीच बीच में दोनों की ही तिरछी नज़र एक दूसरे पर आती। अगर दोनों एक दूसरे की खूबियाँ जानते थे तो कमियाँ भी जानते थे। आखिर इतने वक्त एक दूसरे के साथ जो रहे थे, दोनों की ही नज़रें एक दूसरे पर आती और फिर एक दूसरे को एक व्यंग्य भरी स्माइल पास कर दोनों सामने की तरफ देखने लग जाते। कुछ देर बाद प्रोजेक्टर बंद हुआ
और इस बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि अब उस लोकेशन की डील कौन हासिल करेगा, क्योंकि उस लोकेशन पर एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बनने वाला था और ये लोकेशन मनाली की प्राइम लोकेशन में से था। वैसे तक्षक और अर्जुन दोनों के लिए ही प्रोजेक्ट ज़्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने होने पर अब दोनों की ही नज़रें इस प्रोजेक्ट पर टिकी थी और दोनों ही इसे हासिल करना चाहते थे। अर्जुन तक्षक की तरफ देखते हुए बोला, बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि बात यहीं पर ख़त्म होती है कि मेरी नज़रें इस लोकेशन पर हैं। उसके बाद और कुछ मायने ही नहीं रखता। उसकी बातें सुनते हुए सभी बिजनेसमैन उसे देख रहे थे। तभी तक्षक बोला, कई बार लोग ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन लोगों की गलतफहमियां ख़त्म नहीं होती। पर तक्षक सिंह शेखावत गलतफहमियां दूर करने में माहिर है। अब बात तब होगी जब मेरी तरफ से ये डील डन होगी, बोलकर वो अपनी जगह से उठा और कुछ पल अर्जुन को देखता रहा। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। बिना किसी की बात सुने ही वो मीटिंग रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद एक बिजनेसमैन दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, मान गए। तक्षक सिंह शेखावत को भले ही शेखावत इंडस्ट्रीज छोड़ दी, लेकिन गुरूर और गुमान अभी भी वही है। अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस बिजनेसमैन की तरफ देखते हुए बोला, शेर भले ही जंगल से बाहर चला जाए, लेकिन जंगल का हर एक जानवर उसकी गैर मौजूदगी में भी अपनी सांसें रोक रोक कर चलता है। बोलते हुए उसके चेहरे पर भी गुरूर झलक रहा था। अब ये गुरूर किस बात का था, ये समझना थोड़ा मुश्किल था। मनाली में आरजू एक होटल के अंदर आई और उसके अंदर आते ही रिसेप्शन पर बैठी लड़की का मुंह बन गया, लेकिन आरजू ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और सामने बने कैबिन में चली गई, जहां पर एक शख्स बैठा था। वो शख्स फ़िलहाल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया है, तो लैपटॉप पर चल रही उसकी उंगलियां रुक गई। उसने नज़रें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां आरजू धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। आरजू उसके सामने आई और उसे देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। उसकी आवाज़ सुनकर उस शख्स ने अपना चेहरा पूरा ऊपर उठाया और उसे इस तरह से देखा जैसे अभी अभी उसने महसूस किया कि आरजू उसके सामने खड़ी है। वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मोफिन। मोफिन सुनकर आरजू थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो शख्स अपनी जगह से उठा। वो शख्स तकरीबन 28-29 साल का लग रहा था और दिखने में वो काफ़ी हैंडसम था। वो आरजू के बिल्कुल सामने आकर टेबल पर बैठ गया और आरजू को देखते हुए बोला, पहले मुझे ये बताओ, खाना खाया तुमने? आरजू ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, नींद पूरी की? आरजू ने एक बार फिर से अपना सर हाँ में हिलाया। उस शख्स की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। आरजू उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब मैं जाऊं? उसका सवाल सुनकर अब उस लड़के का चेहरा थोड़ा उतर गया। कपूर होटल एंड रिसोर्ट्स का इकलौता मालिक वो उस होटल का एमडी था। इसी होटल में आरजू जॉब करती थी। आरजू ने जब इस होटल में जॉब स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग के दिनों में जब आरजू अपने फर्स्ट डे जॉब पर आई थी, तो अभी उसे आए हुए कुछ घंटे ही हुए थे कि अचानक ही वो बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर गई। लेकिन गिरने से पहले ही किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। वो शख्स कोई और नहीं, प्रथम कपूर था। वो पहली बार था जब प्रथम ने आरजू को देखा था। इंटरव्यू लेना उसका काम नहीं था, लेकिन अभी तक उसने आरजू को नहीं देखा था। लेकिन अब उसे देखते ही उसकी नज़रें आरजू पर टिक चुकी थी। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में अच्छी तरह से संभाला और अपने कैबिन की तरफ लेकर बढ़ गया। कुछ ही देर में उसके कैबिन में डॉक्टर थे, जिन्होंने उसे बताया कि आरजू की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए उसे ख़ास देखभाल की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ध्यान तो उसके खाने पीने और उसके सोने पर रखा जाए। तब से ही प्रथम ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर उसे इस होटल में जॉब करनी है, तो हर रोज़ उसे पहले प्रथम के पास आना होगा और उसके सवालों का सच सच जवाब देना होगा।
अगर वो झूठ बोलेगी या अगर दोबारा उसकी तबीयत बिगड़ी तो वो उसे जॉब से निकाल देगा। हालांकि प्रथम ऐसा करने बिल्कुल नहीं वाला था। ये सिर्फ उसकी तरफ से वार्निंग थी ताकि आरजू अपना अच्छे से ध्यान रखे। न जाने क्यों पहली ही नज़र में आरजू उसके दिल को छू गई थी और अब जब उसे जॉब करते हुए तकरीबन 5 महीने हो चुके थे तो प्रथम के दिल में आरजू की जगह और भी ज़्यादा बनती जा रही थी, या यूं कह लो कि अब वो एक तरह से उसका दीवाना बन चुका था। आरजू एक बार फिर से धीमे से बोली, मैं जाऊं सर। प्रथम ख्यालों से बाहर आया। वो अब तक आरजू को ही देखे जा रहा था। उसने अपना सर हाँ में हिलाया। आरजू वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन वो बाहर जाती उससे पहले ही प्रथम ने उसे रोका और बोला, हमारे सामने वाली लोकेशन के लिए कुछ गेस्ट आने वाले हैं जो हमारे ही होटल में रहेंगे और मैं चाहता हूँ कि उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स तुम करवाओ। आरजू ने पलट कर उसकी तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर दोबारा रुकी और प्रथम की तरफ देखते हुए बोली, पर सर उनके नाम। प्रथम उसका सवाल सुनकर बोला, 1 मिनट अभी बताता हूँ। बोलकर वो सामने लैपटॉप पर देखने लगा था। उसने लैपटॉप को खोल कर देखा तो 2 गेस्ट की अलग अलग बुकिंग थी। एक नाम था तक्षक सिंह शेखावत और दूसरा था अर्जुन सिंह ठाकुर। उसने दोबारा आरजू की तरफ देखा और नाम लेने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा और उसने 1 मिनट आरजू को रुकने के लिए कहा। आरजू ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहीं पर खड़ी रही। प्रथम ने अपना कॉल रिसीव किया और बात करने लगा। बात करते वक्त उसके चेहरे पर थोड़ी बहुत परेशानी झलक रही थी। वो अपनी जगह से उठा और फिर कैबिन से बाहर जाने लगा। आरजू के करीब आकर वो रुका और अपने फ़ोन को अपने कान से थोड़ा दूर कर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, जाओ तुम अपना काम करो, कुछ देर बाद गेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। बोलकर उसने अपना हाथ आरजू के चेहरे से हटा लिया और कैबिन से बाहर चला गया, जबकि आरजू अपनी जगह पर सुन्न होकर खड़ी रह गई। उसने अपने गाल पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में नमी आ गई। बड़ी ही खूबसूरती से उसने अपने आंसुओं को अपनी आंखों के अंदर ही संभाल लिया और कैबिन से बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नज़र निशा पर गई, जिसका काम रिसेप्शन को संभालना था। निशा आरजू को देखते हुए बोली, वैसे काफ़ी वक्त लग गया तुम्हें बॉस के कैबिन में। आरजू ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से जाने लगी। निशा उसे जाते देख दोबारा बोली, ऐसा लगता है तुम्हें अपनी इज्जत की कुछ खास परवाह नहीं है। कितनी बार बेइज्जत करती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगता है इज्जत बेच चुकी हो शायद। निशा ने पहले जो कहा उससे आरजू को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी अब की बात सुनकर एक बार फिर से उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो निशा की तरफ घूमी और उसे देखते हुए बोली, किसी पर कीचड़ फेंकने से सामने वाला गंदा हो या ना हो पता नहीं, लेकिन खुद के हाथ ज़रूर गंदे हो जाते हैं। वैसे ही किसी के किरदार पर सवाल उठाने से सामने वाले का किरदार नहीं बिगड़ता, लेकिन खुद का किरदार खुद की नज़रों से भी गिर जाता है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। निशा उसे जाते देखती रह गई। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। मुंबई में तक्षक फार्म हाउस में था। उसकी सारी पैकिंग हो चुकी थी। उसे आज रात ही मनाली के लिए निकलना था, लेकिन मनाली जाने से पहले उसे बहुत ज़रूरी काम था। उसे किसी से मिलने जाना था। फार्म हाउस के बाहर आकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में एक गाड़ी राठौर मैंसन के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि तक्षक ही था। तक्षक गाड़ी से बाहर निकला और मैंसन के अंदर आया। मैंसन के अंदर आते ही उसकी नज़र सामने हॉल में बैठी आरती जी पर गई। आरती जी उसे देखते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन तक्षक ने जल्दी से उन पर से नज़रें घुमा ली और ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तारा के रूम में निर्भय ने एक बैग में से एक साड़ी निकाली और उसे देखते हुए बोला,
तुम ना सच में बहुत अजीब हो बबलगम। कितनी जान खाती थी तुम मेरी कि तुम्हें इंडियन वेयर पहनना है, लेकिन तुम शादी के बाद पहनोगी। अब रोज़ तुम्हारे लिए साड़ी लाता हूँ, लेकिन तुम हो कि पहनती ही नहीं हो। ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें पता है मेरा कितना मन है तुम्हें साड़ी में देखने का, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अपनी बात बोलते हुए निर्भय ने वो साड़ी कबर्ड में रख दी थी। दरवाजे पर खड़ा तक्षक उसकी बात सुन रहा था। वो मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, तेरी लाई हुई साड़ियाँ बेकार ही इतनी हैं कि मेरी प्रिंसेस का उन्हें पहनने का मन ही नहीं करता। बहुत बेकार चॉइस है तेरी। उसकी बात सुनकर निर्भय ने पलट कर उसकी तरफ देखा। दोनों ही एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए, लेकिन जल्दी ही निर्भय बोला, तू तो मेरी चॉइस की बात ही मत कर, तुझसे तो अच्छी चॉइस है मेरी। अच्छा, अभी फैसला हो जाएगा कि किसकी चॉइस ज़्यादा अच्छी है। बोलते हुए तक्षक ने सामने बेड की तरफ देखा और तारा के पास आया। निर्भय का दिल जोरों से धक धक करने लगा। तक्षक बेड पर आकर तारा के पास बैठा और उसे देखते हुए बोला, तुम ही बताओ प्रिंसेस, किसकी चॉइस ज़्यादा अच्छी है, मेरी या तुम्हारे इस डैडी की? बोलते हुए उसका गला भर चुका था। वो तारा को देखते हुए उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था और तारा अपनी खुली आंखों से बस सीलिंग की तरफ देख रही थी। निर्भय जो कब से खुद को रोके हुए था, उसकी आंखों से आंसू बह गए और वो पलटकर खड़ा हो गया। तक्षक तारा की तरफ देखते हुए बोल रहा था, लेकिन तारा सामने से कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। बस उसकी आंखें सामने सीलिंग पर टिकी हुई थी और एकटक वो सीलिंग को ही देखे जा रही थी। निर्भय जो पलटकर अपनी आंखों के आंसू साफ कर रहा था, उसके दिल में जो तकलीफ हो रही थी सिर्फ वही जानता था। पिछले 6 महीने से उसकी बबलगम यूं ही बिस्तर पर बस सामने सीलिंग को ही तो देखती रहती थी। उसने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया और तक्षक के पास आकर बोला, तू ना फालतू में मेरी बबलगम को परेशान मत कर। जाकर अपना बिजनेस संभाल, वरना मेरी बबलगम उठेगी ना तो तुझे बहुत सारी डांट पड़ेगी। भले ही मेरी बबलगम छोटी है, लेकिन शेरनी है, इसलिए उससे बचकर रह, समझ आई? तक्षक भी बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों में नमी संभाले हुए था। निर्भय की बातों का मतलब वो अच्छी तरह से जानता था। उसने तारा के सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तेरी शेरनी की डांट सुनने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ, पर ये मुझे डांटे तो सही। ये तो बस चुपचाप बिस्तर पर लेट गई है, बाकी सब से तो जैसे इसे कोई लेना देना ही नहीं। पर अब बस बहुत हुआ, आप मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, 1 हफ्ते के लिए मैं मनाली जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे बिल्कुल सही सलामत चाहिए हो। बोलते हुए जो आंसू तक्षक ने बड़ी मुश्किल से रोक रखे थे वो बह ही गए। अब वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और निर्भय से बिना नज़रें मिलाए ही कमरे से बाहर निकल गया। तारा को यूं देखकर दोनों कितना कमज़ोर पड़ रहे थे, ये सिर्फ वो दोनों ही जानते थे, इसलिए उनकी नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं होगी। उसके जाने के बाद निर्भय ने दरवाज़ा बंद किया और तारा के पास आया। तक्षक सीढ़ियाँ उतर कर नीचे हॉल में आया तो हॉल में ही बैठी आरती जी जल्दी से उसके पास आई। तक्षक उन्हें नज़रअंदाज कर वहाँ से जाने लगा, लेकिन आरती जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसका यूं हाथ पकड़कर रोक लेने से तक्षक ने घूर कर उन्हें देखा। आरती जी की आंखों में नमी थी। वो तक्षक के सामने आकर बोली, बस मुझे इतना बता दो, तारा कैसी है? उसने कुछ रिएक्ट किया? उनका सवाल सुनकर तक्षक ने गुस्से से उनसे अपना हाथ छुड़वाया और बोला, फालतू का ढोंग करना बंद कीजिए। अगर इतनी ही परवाह होती ना आपको मेरी प्रिंसेस की, तो आपने उसके साथ जो किया वो कभी नहीं करती। आरती जी रोते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं उसकी जान नहीं लेना चाहती थी। तक्षक गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, उसकी जान तो आप ले भी नहीं पाएंगी, क्योंकि उसके लिए आपको तक्षक सिंह शेखावत और निर्भय सिंह राठौड़ दोनों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने किया उसके बाद आपने बहुत कुछ खो दिया।
जो अब आप कभी वापस हासिल नहीं कर सकती। बोलते हुए उसने कुछ पल आरती जी को और गुस्से से देखा और फिर तेज कदमों से वहां से चला गया। निर्भय तारा के पास बेड पर आया और उसकी बगल में लेट गया। तारा का चेहरा अभी भी सीलिंग की तरफ था। निर्भय ने उसके हाथ को पकड़ा और बोला, और कितना तड़पाओगी मुझे तुम? मुझ पर तरस नहीं आ रहा बबलगम? तुम तो हमेशा मेरे प्यार के लिए तड़पती थी ना। अब उस तड़प का बदला मुझे यूं तड़पा कर लोगी क्या? बोलते हुए उसकी नज़रें तारा के चेहरे पर थी। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। उसने उसके माथे को चूमा और भर्राए गले के साथ बोला, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता बबलगम। उठो और मुझसे लड़ाई करो, मुझे परेशान करो। तुम्हारा ये चुप रहना मुझे अब और बर्दाश्त नहीं होता। बोलकर उसने उसके गालों को चूमा और उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। ठाकुर मेंशन। अलीशा अपने कमरे में बेड पर बैठी सोच रही थी कि वो किस तरह अर्जुन को अपने साथ लेकर जाने के लिए मनाए। वो भी अर्जुन के साथ मनाली जाना चाहती थी ताकि कुछ ऐसा कर सके कि दोनों कम से कम एक बार के लिए तो करीब आए। अगर अर्जुन एक बार भी उसके करीब आ जाता तो उसके बाद अलीशा से कभी खुद से दूर नहीं जाने देती। लेकिन अर्जुन तो कमरे में भी नहीं आता था। वो गुस्से से सामने की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया था। बोलते हुए वो उस दिन के बारे में सोच रही थी जिस दिन उसने अर्जुन के करीब आने के लिए उसे अपने जाल में फंसाया था और फिर मीडिया वालों के उस कमरे में से जाने के बाद अपने हाथ की नस काट ली थी। उसके हाथ से बहता हुआ खून देखकर अर्जुन के भी होश उड़ गए। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आलिशा इस तरह का स्टेप उठा सकती है। उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और कमरे से बाहर लेकर आया। कुछ ही देर में वह अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर ने आलिशा का ट्रीटमेंट शुरू किया। लेकिन खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था, इसलिए आलिशा को खून भी चढ़ाया जा रहा था और उसकी कंडीशन भी थोड़ी क्रिटिकल थी। अर्जुन को हासिल करना अलीशा के लिए उसकी सनक था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, फिर चाहे इसके लिए उसे अपनी ज़िंदगी ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। एक तरफ हॉस्पिटल में अलीशा एडमिट थी और दूसरी तरफ उसके सुसाइड अटैम्प्ट और उसका अर्जुन के साथ होटल में मिलना सुर्खियों में चल रहा था। न्यूज़ चैनल पर बाकी सब चीज़ छोड़कर सिर्फ यही न्यूज़ दिखाई जा रही थी। जब शैलेंद्र जी ने इस न्यूज़ को देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो अर्जुन के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। शुरू से ही अर्जुन और उनके बीच दूरियां रही, लेकिन मन्नत के आने पर उन दोनों के रिश्ते थोड़े बहुत सुधरने लगे थे। लेकिन जब से मन्नत गई थी तब से चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अर्जुन की कंडीशन हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो पूरी पूरी रात घर से बाहर रहता और वो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा था वो तकलीफ़ शैलेंद्र जी से छुपी नहीं थी। वो एक बार फिर से उसे हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते थे। अर्जुन को जब उनके हार्ट अटैक के बारे में पता चला तो वो उनसे मिलने आया। हालांकि वो शैलेंद्र ठाकुर जी से ढंग से बात भी नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो उनसे नफ़रत करता था या उन्हें प्यार ही नहीं करता था। वो उसके पापा थे और कहीं ना कहीं अर्जुन के गुस्से के पीछे उनके लिए रिस्पेक्ट और प्यार भी बहुत ज़्यादा गहरा था। शैलेंद्र ठाकुर की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, जिसे देखते हुए डॉक्टर ने सारी कंडीशन अर्जुन को बता दी। अर्जुन के मिलने पर शैलेंद्र ठाकुर ने उससे अलीशा से शादी करने के लिए कहा। अलीशा से शादी करना अर्जुन को कभी मंजूर नहीं था, लेकिन उस वक्त शैलेंद्र ठाकुर जी ने उसे इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया कि अर्जुन को हाँ करनी ही पड़ी। लेकिन उसने अलीशा को बता दिया था कि ये शादी बिल्कुल नकली होगी, हर एक चीज़ झूठी होगी। अलीशा के लिए इतना ही काफ़ी था कि अर्जुन झूठी शादी कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं प्राची ठाकुर को अलीशा ने जिस तरह से धोखा किया, उसके बाद प्राची ठाकुर के लिए अलीशा उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो चुकी थी। वहीं शादी होने के बाद भी शैलेंद्र ठाकुर को नहीं बचाया जा सका और आखिर वो इस दुनिया से अलविदा ले गए। अर्जुन के लिए शादी का कोई मतलब नहीं था,
लेकिन न जाने कैसे अलीशा और अर्जुन की शादी की सारी फ़ोटोज़ मीडिया में लीक हो गई, जिसके बाद उसे इस शादी को एक्सेप्ट करना पड़ा, पर सिर्फ दुनिया वालों के लिए। अकेले में अलीशा अभी भी सिर्फ उसकी दोस्त थी, या यूं कह लो कि दोस्ती में भी बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी। वो अलीशा की तरफ देखता तक नहीं था, लेकिन अलीशा हर वक्त उसके करीब आने के मौके ढूंढती रहती। अलीशा बेड पर बैठी सामने की तरफ देखकर गुस्से से बोली, मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया था, तो अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूं ही आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं अर्जुन, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी वो हसरत हो जिसे मैं जब तक पूरी तरह से पा नहीं लेती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आई जस्ट वांट यू बाय हुक एंड क्रूक। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत खतरनाक थे। तभी दरवाज़ा खुला और अर्जुन अंदर आया। उसने एक नज़र कमरे में देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बेड पर बैठी आलिशा पर गई, उसने जल्दी से अपनी नज़र घुमा ली। आलिशा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, लेकिन उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर अर्जुन अंदर आया और अंदर जाकर उसने अपना सूटकेस निकाला। उसने अपने कुछ कपड़े सूटकेस में भरे और बाकी सब ज़रूर का सामान रख कर वहाँ से जाने लगा, लेकिन आलिशा जल्दी से उसके आगे आकर खड़ी हो गई। अर्जुन उसे देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ तक्षक के फार्म हाउस में तक्षक की सारी तैयारी हो चुकी थी और आज वो अपने प्राइवेट जेट से मनाली के लिए निकलने वाला था। हालांकि तक्षक ने अपना सब कुछ जश्न से अलग कर लिया था, लेकिन अभी भी उसके पास कुछ कमी नहीं थी। 6 महीने में ही वो बिना जश्न की मदद के भी उसके पास सब कुछ था। वो निकलने ही वाला था कि अपना सामान चेक करने पर उसे एक फ़ाइल मिसिंग लगी। अभी वो सोच ही रहा था कि किसी ने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर वो फ़ाइल उसके सामने कर दी। तक्षक ने गुस्से से उस शख्स की तरफ देखा जो कोई और नहीं बल्कि जश्न था। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज तुम्हारे ऑफिस गया तो पता चला तुम मनाली जाने वाले हो। तुम्हारा कैबिन में तुमसे बात करने गया तो पता चला कि तुम तो पहले ही निकल गए हो, और फिर आते वक्त नज़र इस फाइल पर पड़ी। ज़रूरी लगी तो ले आया। बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। तक्षक ने उसके हाथों से वो फाइल ली और कुछ पल उसे देखते रहा, लेकिन फिर उस फाइल को उसके चेहरे के बिल्कुल सामने लाकर उसने बुरी तरह से फाड़ दिया और बोला, आई हेट इट। जब कोई मेरी चीज़ों को मेरी इजाज़त के बिना हाथ लगाए, आगे से ध्यान रखिएगा। बोलकर उसने उस फाइल को हवा में उड़ा दिया और सामने खड़े सर्वेंट को इशारा किया, जो जल्दी से उसके पास आया और उसका सूटकेस लेकर बाहर निकला। तक्षक भी बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जसन उसे जाते देखकर बोला, ये गुस्सा, ये नाराज़गी कब ख़त्म होगी? तक्षक ने उसका सवाल सुना, लेकिन पलट कर उसकी तरफ नहीं देखा। बिना उसकी तरफ घूमे ही वो बोला, जहाँ पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका हो, वहाँ पर गुस्सा नाराज़गी जैसी चीज़ें तो होती ही नहीं। नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मी। आपके पास शायद बहुत वक्त होगा, लेकिन मेरे पास आपके लिए अब कुछ भी नहीं। बोलकर वो वहाँ से चला गया और तेज़ कदमों से आकर अपनी गाड़ी में बैठा। उसके इशारे पर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जसन ने एक गहरी सांस ली। तक्षक उससे अलग हो चुका था, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे उसके ऑफिस आने जाने से रोके या फिर इस फार्म हाउस में आने से। वहीं दूसरी तरफ मनाली में आरजू अपना काम कर रही थी। उसका काम पूरे होटल में रूम एरिया का ध्यान रखना होता था, किस रूम में क्या ज़रूरत है, और हर एक रूम सर्विस उसकी निगरानी में ही होती थी। तभी उसे ध्यान आया कि प्रथम ने उसे 2 रूम तैयार करवाने के लिए कहा था, लेकिन ना ही उसने मेहमानों के नाम बताए और ना ही उनके हिसाब से रूम। वो उसके सामने ही काम कर रहे स्टाफ की तरफ देखकर बोली, आप लोग काम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। बोलकर वो घूमी, लेकिन वो अपने कदम आगे बढ़ाती उससे पहले ही उसका सिर एकदम ज़ोर से चक्कर आया और वो नीचे गिरने को ही हुई, लेकिन किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी,
लेकिन प्रथम अपनी एकटक नज़रों से उसे देख रहा था। वो आरजू के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुफिन, तुम कब अपना ध्यान रखोगी? लगता है अब तुम्हारा परमानेंट ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा। लेकिन मैं यूं ही बॉस बनकर तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा, बल्कि बोलते बोलते उसने अपनी बात बीच में अधूरी ही छोड़ दी थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। आरजू बेहोशी की हालत में सोफे पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने प्रथम की तरफ देखा और बोले, मैंने आपको पहले भी बताया था मिस्टर कपूर कि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। लगता है कोई बात है जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से ये ना रात को सोती हैं ना ही ढंग से खाना खाती हैं। पहले भी यही सब प्रॉब्लम थी और अभी भी प्रॉब्लम सेम है। इसलिए मेरी एडवाइस भी यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका ध्यान रखिए, इन्हें परेशान मत होने दीजिए और इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। प्रथम उनकी बात सुन रहा था और उसकी नज़रें आरजू पर थी। उसे भी हमेशा महसूस होता था कि कुछ ना कुछ तो है। जो आरजू तो खुश तो बिल्कुल नहीं है, वो बस अपनी ज़िंदगी काट रही है। ऐसा लगता है जैसे बस वो दिखाने के लिए खुश रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई तकलीफ़ उसे खा रही है। उसने पूरी कोशिश की थी आरजू के करीब जाने की, उसे समझने की। हालांकि वो अपनी हद में रहता था ताकि आरजू उस कंफर्टेबल रहे। कभी भी उसे ऐसा महसूस ना हो कि प्रथम अपनी हदें पार कर रहा है, लेकिन आज तक वो उस तकलीफ़ के बारे में पता नहीं लगा पाया। उसने डॉक्टर को आरजू का ध्यान रखने के लिए कहा और फिर डॉक्टर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद प्रथम आरजू के बिल्कुल करीब आया और नीचे झुककर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना हाथ आरजू के सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मुफिन, ऐसा भी क्या हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम्हारे अतीत की वजह से तुम अपनी आज की ज़िंदगी को इस तरह से नज़रअंदाज कर रही हो? क्या सच में कुछ ऐसा है जो तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि तुम खुद को ही भूले बैठी हो? अगर ऐसा है तो वो कौन सी बात है? आई नो तुम मुझे कभी वो बात नहीं बताओगी, लेकिन अब मुझे जानना है। मुझे वो हर तकलीफ़ दूर करनी है जो तुम्हें तकलीफ़ दे रही है। तुम्हारा नहीं पता, लेकिन आई लव यू एंड आई वांट यू इन माई लाइफ फॉर एवर। और अब मैं तुम्हें एक खरोंच भी नहीं आने दे सकता। बोलकर उसने अपना माथा आरजू के माथे से जोड़ लिया। वहीं तारिणी निवास मन्नत नीचे ज़मीन पर चौकी पर बैठी थी और ऊपर चेयर पर तारिणी जी बैठी थी, जो मन्नत के बालों में अच्छे से मालिश कर रही थी। तारिणी जी मन्नत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। शायद इतना ध्यान तो मन्नत की खुद की माँ भी नहीं रख पाती। तारिणी जी हंसकर उससे बातें कर रही थी और उसे अपने और मनोहर जी के बारे में बता रही थी, लेकिन मन्नत का ध्यान उनकी बातों में था ही नहीं। वो अतीत की यादों में खोई हुई थी। ठाकुर मैंशन। एक बार मन्नत के सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो अपने रूम में अकेली थी। तभी दरवाज़ा खुला और अर्जुन अंदर आया। अंदर आते ही वो सबसे पहले अपनी मन्नत के पास आया और मन्नत की आंखों में आंसू देखकर वो एकदम चौंक गया। उसके पूछने पर मन्नत ने उसे बताया कि उसके सिर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। सर दर्द का सुनकर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे दर्द का मेरे पास एक बहुत अच्छा इलाज है। उसकी बात सुन मन्नत हैरानी से उसे देखने लगी। तभी अर्जुन ड्रेसिंग पर गया और कोकोनट ऑयल उठाकर लेकर आया। उसके हाथों में ऑयल देखकर मन्नत बोली, पर सर दर्द इससे कैसे ठीक होगा? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, होगा, सब होगा। बोलते हुए उसने तेल की बोतल साइड टेबल पर रखी और मन्नत को लिफ्ट करते हुए ऊपर उठाया और खुद बेड पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसके बाद उसने अच्छे से उसके बालों में ऑयलिंग की और धीरे धीरे मन्नत को आराम मिलने लगा था और कब ऑयलिंग करवाते करवाते वो गहरी नींद में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। जब उसका सर अर्जुन के सीने पर लुढ़क कर आया तो अर्जुन को एहसास हुआ कि मन्नत कब की सो चुकी है।
उसने उसे अच्छे से बेड पर लिटाया और झुककर उसके माथे को चूम लिया, जिसका एहसास मन्नत को नींद में भी हुआ। अतीत को याद करते हुए मन्नत की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कुराहट। तभी अचानक से अर्जुन का अलीशा के साथ होना एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसी वक्त तारिणी जी बोली, बस अब जब भी इनको पता चलता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो बैठ जाते हैं मेरी मालिश करने के लिए। अभी वो बोल ही रही थी कि मन्नत अपनी जगह से उठी और जल्दी से अंदर की तरफ चली गई। तारिणी जी को ज़्यादा तो समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना तो पता चल चुका था कि वो रो रही है। मन्नत को रोते हुए देख उन्हें कितनी तकलीफ़ होती थी वह बता भी नहीं सकती थी, लेकिन उनके पास उसके आंसुओं के बदले कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कपूर होटल्स। आरजू ने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखने लगी। जब उसने महसूस किया कि वह प्रथम की कैबिन में सोफे पर लेटी हुई है तो जल्दी से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और सामने देखने लगी, जहां पर प्रथम अपनी चेयर पर बैठता था, लेकिन वहां पर प्रथम नहीं था। उसने राहत की एक सांस ली। तभी कोई बिल्कुल उसके करीब आकर बैठ गया। उसने नज़रें घुमा कर देखा तो प्रथम उसके बिल्कुल सामने बैठा था और उसके हाथों में एक खाने की प्लेट थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। आरजू उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही प्रथम सर्द आवाज़ में बोला, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा मुफिन। आरजू एक बार फिर से धीमे से बोली, पर सर मेरी बात तो। मैंने कहा ना, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। मुफिन, मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि तुम अपना ध्यान रखोगी, खाना अच्छे से खाओगी, नींद अच्छे से पूरी करोगी, लेकिन तुम मेरी बात मानती ही नहीं और ऊपर से तुम मुझसे झूठ बोलती हो। तुम्हें पता है ना मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। प्रथम उसे डांटते हुए बोल रहा था। हालांकि उसकी डांट में गुस्सा कहीं नहीं था, लेकिन ये गुस्सा दिखाना शायद आरजू को ज़रूरी था। उसकी डांट सुनते हुए आरजू की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखों में आंसू देखकर प्रथम ने जल्दी से प्लेट को टेबल पर रखा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। आरजू एकदम से कांप उठी। उसने अपना चेहरा पीछे खींचना चाहा, लेकिन प्रथम ने उसके चेहरे को अच्छे से थाम रखा था, जिससे वो उसके हाथों से अपने चेहरे को हटा नहीं पाई। प्रथम अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, क्या कोई ऐसी बात है मुफिन जो तुम्हें परेशान कर रही है? प्लीज़ मुझे बताओ। आई प्रॉमिस, जो भी प्रॉब्लम होगी हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। उसकी बात सुनते हुए आरजू के आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए थे। वो कैसे बताए उस तकलीफ़ को जो सिर्फ उसके दिल के हिस्से में है। जब आप किसी को बेइंतहा मोहब्बत करो, लेकिन आपका अतीत आपकी उस मोहब्बत को आपसे छीन ले। जब आप किसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के ख्वाब देखें और एक ही पल में वो सारे ख्वाब टूट जाएं, और सिर्फ ख्वाब भी नहीं बल्कि आप खुद भी टूट जाओ। सोचते हुए उसके आंसू और भी ज़्यादा तेज हो रहे थे। मुफिन, प्रथम बड़े प्यार से बोला। आरजू अचानक होश में आई और उसने जल्दी से अपना चेहरा पीछे हटा लिया। प्रथम हैरानी से उसे देखने लगा। आरजू अपने आंसू साफ करते हुए बोली, प्लीज़ सर, आप मेरी इतनी फ़िक्र मत किया कीजिए। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपकी एक एम्प्लॉय। शायद आपका इस तरह से मेरा ध्यान रखना ठीक नहीं। बोलते हुए आरजू अपनी जगह से खड़ी हो गई और जल्दी से वहाँ से जाने लगी, लेकिन वो अपना कदम आगे बढ़ाती उससे पहले ही प्रथम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आरजू ने अपनी आंखों को बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। प्रथम उसका हाथ पकड़े ही खड़ा हुआ और उसके बिल्कुल सामने आ गया। वह आरजू के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ओपन योर आइज मुफिन। उसके कहने पर आरजू ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। प्रथम ने उसका हाथ अपने हाथ में अच्छी तरह से थामा और बोला, आई नो तुम यहाँ जॉब करने आती हो मुफिन, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो। उसकी बात सुनकर आरजू की धड़कन बढ़ गई। वो ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती थी जिससे प्रथम और उसके बीच का रिश्ता असहज हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रथम ने उसकी बहुत मदद की थी। प्रथम उसकी तरफ देखते हुए आगे बोला, तुम मेरे लिए मेरी एम्प्लॉय से बढ़कर मेरी दोस्त हो।
शायद ये दोस्ती तुम्हारी तरफ से नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से है, और मैं ये दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं। उसका ये सब बोलना आरजू को और भी ज़्यादा बेचैन करने लगा। वो उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रथम ने अब उसे वापस सोफे की तरफ घुमाया और उसे कंधों से पकड़कर आराम से बिठाते हुए बोला, अब तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन तुम मुझे अपना ध्यान रखने से नहीं रोक सकती, और ये मैं दोस्ती के हक से बोल रहा हूँ। बोलते हुए उसने प्लेट को उठाया और बाइट बनाकर आरजू के होठों की तरफ बढ़ा दी। आरजू रो रही थी, लेकिन अब उसने हल्का सा अपने होठों को खोल दिया, जिससे प्रथम उसे खाना खिलाने लगा। वो अभी भी घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठा था और आरजू बिल्कुल उसके सामने सोफे पर बैठी थी। वहीं मुंबई में ठाकुर मेंशन अलीशा ज़ोर से रोए जा रही थी। अर्जुन हैरानी से उसे देख रहा था। वो उसे देखते हुए बोला, तुम जानती हो अलीशा, शादी से पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये शादी पूरी तरह से नकली है। कभी भी हम दोनों पति पत्नी नहीं हो सकते। पति पत्नी तो दूर, हमारे बीच दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो अब ये सब क्यों? अलीशा उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा रोते हुए बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ अर्जुन, बहुत प्यार करने लगी हूँ। उसकी बात सुनकर अर्जुन और भी ज़्यादा चौंक गया। अलीशा धीमे धीमे कदमों से टेबल की तरफ गई और बिना अर्जुन की तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं पता अर्जुन, मैं कब तुमसे इतना प्यार करने लगी, लेकिन अब मैं अपने दिल को नहीं रोक सकती। तुम इस शादी को नहीं मानते, लेकिन मेरे लिए ये शादी सब कुछ है और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैंने जब से सुना है कि तुम मनाली जा रहे हो, तब से मुझे अजीब सा डर लग रहा है। प्लीज़ इस शादी को अपना लो, वैसे भी मन्नत कभी वापस। वो बोल ही रही थी कि अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाया और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, नाम भी मत लेना उसका, वरना। अलीशा मन ही मन मुस्कुराई और बोली, यही तो मैं चाहती हूँ कि उसका नाम लेकर तुम्हें उस पर गुस्सा आए और उस पर तुम्हारे गुस्से को मैं अपने लिए प्यार में बदल सकूं। उसने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में थामा और बोली, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम जितनी उससे नफ़रत करते हो, उतना ही ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अब ये प्यार नहीं बदल सकता। प्लीज़ इस शादी को अपना लो, वरना मैं मर जाऊँगी। बोलते हुए उसने अपने आसपास देखा और टेबल पर फ्रूट बाउल में रखे हुए चाकू को देखकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से उस चाकू को उठाया और अपनी नब्ज़ पर रख लिया। उसके हाथ में चाकू देखकर एक बार फिर से अर्जुन को वही पल याद आया, जब एक बार पहले भी अलीशा ने यह सब किया था और उसकी वजह से उसे अलीशा से शादी करनी पड़ी। उसने जल्दी से अलीशा के हाथों से वो चाकू लिया और उसे नीचे ज़मीन पर फेंकते हुए बोला, प्लीज़ बंद करो ये सब अलीशा, आई जस्ट हेट दिस। अलीशा ने उसके सीने पर अपने हाथ रख कर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में कस लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, बट आई लव यू अर्जुन, और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बोलते हुए वो और ज़्यादा रोने लगी और उसने अपना सर अर्जुन के सीने पर रख दिया। अर्जुन, अलीशा की बात अर्जुन सुन रहा था। उसने उसके सर को अपने सीने से अलग किया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। बोलते हुए उसने उस पर से अपने हाथ हटा लिए थे। उसका इतना कहना ही काफ़ी था अलीशा के लिए। उसने अपने आंसू साफ किए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। अर्जुन जो वापस अपने सूटकेस की तरफ बढ़ गया था, उसने पलटकर उसकी तरफ देखा और बिल्कुल शांत लहजे में बोला, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आई प्रॉमिस, जब मैं मनाली से वापस आऊँगा तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। नाउ प्लीज़। बोलकर उसने गहरी सांस ली और सूटकेस लेकर वहाँ से चला गया। बाहर आने पर सर्वेंट ने उससे सूटकेस लिया और उसकी गाड़ी में रखवाया। प्राची हॉल में ही बैठी थी।
उसने अर्जुन को अकेले जाते देखा तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। जिस तरह से आलिशा ने उसे चीट किया था, अब वो उन सब का बदला लेने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ मनाली में एक सड़क पर एक गाड़ी बंद खड़ी थी और तक्षक उस गाड़ी के बाहर खड़ा गुस्से से ड्राइवर को देख रहा था। हालांकि जसन का यहाँ पर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था, लेकिन तक्षक वहाँ पर नहीं रहने वाला था, इसलिए वो होटल में रुकने वाला था और मनाली का सबसे टॉप होटल कपूर्स होटल ही था। वो होटल की तरफ ही जा रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी सड़क पर खराब हो गई। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगा। अब ज़्यादा देर तक्षक अंदर नहीं बैठ सकता था, इसलिए वो भी बाहर आया और बाहर खड़ा अपना फ़ोन देखने लगा। बीच बीच में उसकी नज़र ड्राइवर पर जाती और ड्राइवर के हाथ जल्दी जल्दी चलने लगते। कपूर होटल्स। आरजू का सारा काम खत्म हो चुका था। अब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक थी। उसे अच्छे से खाना खिलाने और कुछ देर आराम करवाने के बाद प्रथम ने उसे काम करने की इजाज़त दे दी थी। अपना काम खत्म कर आरजू होटल से बाहर निकली और सड़क पर जाकर ऑटो रुकवाने लगी, लेकिन कोई ऑटो रुकी नहीं रही थी। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और वो गाड़ी होटल से ही निकली थी। गाड़ी को अपने सामने देखकर आरजू थोड़ा हैरान हुई। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठा प्रथम बोला, कैन आई ड्रॉप यू एट योर होम मुफिन? आरजू धीमे से बोली, सर मैं चली जाऊंगी। प्रथम अब थोड़ा सख्त होकर बोला, मुफिन। उसे गुस्से होते देख आरजू गाड़ी के अंदर बैठ गई। प्रथम ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। प्रथम ने म्यूज़िक ऑन कर रखा था, लेकिन आरजू अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी आंखों के सामने तक्षक का चेहरा घूम रहा था, जिससे उसकी आंखें नम हो रही थी। कितनी ही बार वो दोनों गाड़ी में यूं ही बैठकर घूमते थे। उनका हाथ एक दूसरे के हाथ में होता था और ऐसा ही म्यूज़िक उनके दिलों के एहसासों को बयां कर रहा होता था। अपनी आंखों में नमी महसूस कर आरजू ने अपना दुपट्टा लिया और अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी, लेकिन गाड़ी का मिरर खुला होने की वजह से हवा बहुत ज़्यादा आ रही थी। तभी उसका दुपट्टा एकदम से लहराते हुए बाहर की तरफ चला गया। आरजू एकदम से सहम गई और उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। प्रथम, जो न जाने कब से ही फ्रंट मिरर से आरजू को ही देख रहा था, उसने एक झटके से गाड़ी रोकी और आरजू की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे अनकंफर्टेबल होते देख उसने जल्दी से अपनी नज़रें घुमा ली और बोला, मैं 1 मिनट में आया। बोलकर वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और पीछे की तरफ आया, जहाँ पर वो दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक शख्स गाड़ी के बाहर खड़ा है और आरजू का दुपट्टा उसके चेहरे पर था। उस शख्स ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया और वो शख्स कोई और नहीं तक्षक था। तक्षक के चेहरे पर वो दुपट्टा आते ही तक्षक एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया हो। उसकी धड़कन रुक चुकी थी और सांसें भी थमने लगी। एक एहसास उसके दिल में बेचैनी करने लगा और उसके रोंगटे खड़े होने लगे। लेकिन कुछ पलों बाद ही तक्षक ने उस दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाया और गुस्से से उस गाड़ी की तरफ देखने लगा, जिसमें से वो दुपट्टा लहराते हुए उसकी तरफ आया था। उसने उस दुपट्टे को पूरी तरह से अपने चेहरे से हटाया और गोल कर थोड़ा सा घुमाया और साइड में फेंकने लगा, लेकिन दुपट्टा गिरने से पहले ही किसी ने उस दुपट्टे को संभाल लिया और अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन तभी तक्षक और प्रथम दोनों को महसूस हुआ कि वो दुपट्टा अभी भी तक्षक की घड़ी से अटका हुआ है। तक्षक ने गुस्से से प्रथम को देखा। प्रथम दुपट्टे को अपने हाथ में लिए तक्षक के करीब हुआ और बोला, प्लीज़ सॉरी, वो मेरी मुफिन। यू आर सॉरी माई फुट। अगर अपनी चीज़ संभाल नहीं सकते तो उन्हें लेते ही क्यों हो? तक्षक गुस्से से बोला। प्रथम मुस्कुराया और बोला, सॉरी, पर यह दुपट्टा मेरा नहीं, मेरी मुफिन का है। पर मुफिन मेरी है तो दुपट्टा भी कहीं ना कहीं मेरा ही हुआ। वेल, तुम्हें प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी। बोलते हुए उसने दुपट्टे को हल्का सा खींच लिया, लेकिन तक्षक का हाथ साथ ही आया। वो दुपट्टा पूरी तरह से तक्षक की घड़ी में अटक चुका था। तक्षक गुस्से से देखते हुए बोला, 1 सेकंड रुको।
बोलते हुए उसने अपनी घड़ी में से उस दुपट्टे को निकालने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में वो दुपट्टा हल्का सा फट गया और वो कपड़े का टुकड़ा उसकी घड़ी से लगा ही रह गया। तक्षक का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। प्रथम उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप ये घड़ी मुझे उतार कर दे दीजिए, मैं आपको उसकी पेमेंट दे दूंगा। उसकी इस बात पर तो तक्षक का गुस्सा जिस तरह ज्वालामुखी का रूप ले गया, वो गुस्से से घूरते हुए बोला, मेरी फिक्र छोड़ो और जाकर अपनी मुफिन का नया दुपट्टा लेकर दो और इस दुपट्टे को डस्टबिन में फेंक दो। प्रथम ने तिरछी नज़रों से उसे देखा और बोला, ऐसे कैसे मेरी मुफिन का दुपट्टा है ये? उसे यूं ही किसी के पास नहीं छोड़ सकता। तक्षक ने उसकी बात सुनकर अपनी घड़ी की तरफ देखा, जिसमें वो कपड़े का टुकड़ा अभी भी फंसा हुआ था। वो बेहद एटीट्यूड से प्रथम की तरफ देखते हुए बोला, तो अब ये तो नहीं रहेगा। तक्षक सिंह शेखावत किसी को खुद के करीब नहीं आने देता, लेकिन अब ये मुझसे दूर नहीं जाएगा। किसी और के चाहने से तो बिल्कुल नहीं। बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। प्रथम भी मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरी मुफिन मैटर करती है। वो मेरे पास है तो बाकी सारी दुनिया उसके कदमों में होगी। बोलकर वो दुपट्टे को लेकर वहाँ से चला गया। तक्षक अपनी गहरी नज़रों से जाते हुए देख रहा था। अब उसने एक बार फिर से अपनी घड़ी की तरफ देखा और व्यंग्य से मुस्कुराकर उसे कपड़े को अपनी घड़ी से निकालने लगा, लेकिन वो पूरी तरह से उसमें फंसा हुआ था। तभी ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। गाड़ी ठीक हो चुकी थी। एक नज़र वापस प्रथम की गाड़ी को देख तक्षक अपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तारिणी निवास के बाहर आकर प्रथम की गाड़ी रुकी। आरजू अपने दुपट्टे को संभालते हुए गाड़ी से बाहर निकली। प्रथम उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आरजू ने उसे थैंक्स कहा और वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी प्रथम बोला, रुको। आरजू ने पलटकर प्रथम की तरफ देखा। प्रथम जल्दी से गाड़ी से बाहर निकाल कर आरजू की तरफ आया। आरजू सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। प्रथम ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलते हुए उसकी आंखों में एक सैलाब दिखाई दे रहा था, सैलाब एहसासों का। आरजू को बेचैनी महसूस होने लगी। ना जाने क्यों प्रथम का उसे छूना और जिस तरह से वो बात करता था बहुत बेचैन कर देता था। वो अनजान बने हुए उसके दिल के एहसासों को जैसे जान लेती थी। प्रथम कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही आरजू बोली, मुझे भी आपसे कुछ कहना है सर। वो नहीं चाहती थी कि प्रथम कुछ ऐसा कहे जिससे सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाए, इसलिए वो पहले ही प्रथम को बताना चाहती थी कि वो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करती है। भले वो मोहब्बत अधूरी है, लेकिन वो मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही तारिणी जी दरवाजे पर आईं और उन दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। और फिर प्रथम की तरफ देखते हुए बोली, अंदर आओ ना बेटा। उनकी आवाज़ सुनकर आरजू ने जल्दी से प्रथम के हाथ से अपना हाथ खींच लिया और भागते हुए अंदर चली गई। प्रथम उसे जाते देख रहा था। उसे लगा शायद आरजू अनकंफर्टेबल हो गई, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, फिर कभी आऊँगा आंटी। तारिणी जी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और प्रथम वहाँ से चला गया। कपूर्स होटल्स। तक्षक रिसेप्शन पर आया और अपने रूम के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने खुद एक सर्विस बॉय के साथ उसे रूम में भेजा। रूम में आते ही तक्षक को एक अजीब सा एहसास हुआ। एक खुशबू जो जानी पहचानी सी थी, उसे एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। वो रूम बॉय की तरफ देखते हुए बोला, इसके अलावा और कोई रूम नहीं है क्या? रूम बॉय अपना सर झुकाकर बोला, नहीं सर, टॉप लग्जरी रूम ऑलरेडी बुक हैं। तक्षक ने उसे जाने का इशारा किया और दरवाज़ा बंद कर अंदर आ गया। जैसे जैसे रूम में वक्त बीतता जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए ताकि कुछ देर आराम कर सके। कपड़े उतारने के बाद उसने एक सिंपल लोअर टी शर्ट पहने और फिर अपनी वॉच उतारने लगा। लेकिन तभी एक बार फिर से उसकी नज़र उस छोटे से कपड़े के टुकड़े पर गई। उसके हाथ रुक गए और वो यूं ही वॉच पहने बेड पर आ गया। बेड पर लेटकर उसने अपनी आंखें बंद की और आरजू का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा।